सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। इकोनॉमिक पॉलिसी, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। तो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट प्ले सिग्निफिकेंट रोल डिटरमाइनिंग द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इन कंट्री। तो बेसिकली यहाँ पर जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज में हम जो है मनी से रिलेटेड बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से हम इन्फ्लेशन और रिसेशन को कंट्रोल करती है, या मनी की सप्लाई जो है जो मार्केट में ज़्यादा है तो उसको कैसे कम करना है, इनफ्लो और आउटफ्लो के थ्रू क्या करती है, मनी की सप्लाई को रोक सकती है और बढ़ा सकती है। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो फॉर्मुलेट एंड एग्जीक्यूटेड बाय द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इसे फॉर्मुलेट करती है। रेगुलेट मनी सप्लाई एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक, तो जो मनी की जो सप्लाई है वो मार्केट में कितनी होगी, या जो है मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारी मनी है तो उसको कैसे उसको कम करना है, ठीक है, या उसको कैसे बढ़ाना है, इस चीज़ पे ये स्टडी करती है या इसको देखती है। विथ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल बिजनेस साइकिल एंड प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इकोनॉमिक में कैसे ग्रोथ होगी और बिजनेस साइकिल कैसे जो है वर्क करेगा, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसके बेसिकली जो मॉनेटरी पॉलिसी है कि मार्केट में जो है वो कितना इनफ्लो होना चाहिए, कितना मार्केट में जो है वो पैसा होना चाहिए, और अगर वो ज़्यादा है तो लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, और कैसे अगर रिसेशन का दौर है तो मार्केट में किस तरीके से जो है मनी को इंट्रोड्यूस करना है, ये हमारी मॉनेटरी पॉलिसी देखती है। ठीक है, इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ और क्रेडिट कंट्रोल अंडर मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट्स हैं। पहले है क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड, जिसमें हम जितने भी अमाउंट से रिलेटेड, यानी कि कितने परसेंटेज इंक्रीज करना है या किस तरीके से परसेंट इंक्रीज करके मार्केट में जो है मनी का इनफ्लो करना है, या मनी को जो है वापस मार्केट से लेना है। तो जब हम अमाउंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव की। जब हम क्वालिटी की बात करेंगे, क्वालिटेटिव की, तो हम डायरेक्शन की बात करेंगे कि इस फैक्टर में जो है वो पैसा ज़्यादा है, इस फैक्टर से जो है वो पैसे को ले लेना है और दूसरे फैक्टर में इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हमारे हम दो क्रेडिट मेथड को यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो पहले हम देखते हैं क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड, जिसमें हम अमाउंट की बात करेंगे और इसमें हम चीज़ों को यहाँ पर देखते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो है वो हमारा है बैंक रेट। अब जो बैंक रेट है वो है क्या, देखते हैं। रेट एट विच आरबीआई डिस्काउंट द बिल्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, तो एक ऐसा रेट जिसमें जो है आरबीआई डिस्काउंट करती है जो कमर्शियल बैंक को। एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है एक कंपनी है, ठीक है, इसने बैंक से बोला कि जो मुझे है वो 10 लाख रुपए दे दो इस बिल के बिहाफ पे। ये बिल्कुल बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 लाख रुपए जो है कंपनी ने बैंक से मांगे 3 महीने के लिए, ठीक है। लेकिन जो बैंक है उसने कहा कि भाई देखो 10 लाख रुपए तुम्हें चाहिए और 3 महीने के लिए चाहिए, और वो भी इस बिल के बिहाफ पे आप ले रहे हो, तो फिर मैं जो है वो 10 लाख तो दूंगा नहीं, ठीक है। वो जो अमाउंट है जो ये सिक्योर पर्पस के लिए बैंक जो है अपने पास रख लेता है वो है 2 लाख, और 8 लाख रुपए बैंक जो है कंपनी को दे देता है। अब इसके पास जो है ये बिल आ चुका है। अब कमर्शियल बैंक क्या करता है, उस बिल को आरबीआई को दे देता है। आरबीआई को कहता है देखिए ये जो है बिल 10 लाख का है और ये 3 महीने बाद मुझे पैसे मिल जाएंगे, आप उस पैसे को ले लेना। आरबीआई कहता है लेकिन 10 लाख रुपए के बदले मैं आपको 9 लाख रुपए यहाँ पर दे दूंगा। तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, 1 लाख रुपए तो एटलीस्ट इसके पास सेविंग हो रही है, या 1 लाख का प्रॉफिट तो हो रहा है। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, 1 लाख रख लेगा और 8 लाख रुपए यहाँ पर कंपनीज को दे देगा। तो यहाँ पर देखो पास्ट बैंक रेट वॉज द की पॉलिसी। जब हम पास्ट की बात करते हैं तो क्या था, यहाँ ये से की पॉलिसी ऑफ कहा जाता था। लेकिन आप बात करें तो यहाँ पर जो है अब रेपो रेट आ चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो फिर अब ये जो है इसको एक बैंक रेट, यानी कि जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है प्लस जो परसेंटेज जो होती है उसके अकॉर्डिंग उसको यहाँ पर देखा जाता है। रेट दैट गिव डायरेक्शन टू द मार्केट इंटरेस्ट रेट, ये एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। नाउ रेपो रेट इज द की पॉलिसी रेट। अभी हम रेपो रेट को नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आप ये समझ लो कि पहले जो था बैंक रेट जो था वो बहुत ज़्यादा की पॉलिसी माना जाता था कि जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है वही आगे चलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, रेपो रेट के अकॉर्डिंग बैंक डिसाइड करती है कि उसको क्या जो है वो देखना है, कितना इंटरेस्ट लेना है या देना है।
तो BR नाउ हैज़ टू मेन पर्पस। तो इसके जो है बैंक रेट के दो मेन पर्पस है। पहला है डिस्काउंट रेट, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया। तो इसमें क्या होता है कि बैंक गेट बिल ऑफ एक्सचेंज एंड कमर्शियल पेपर्स रीडिस्काउंट एट द रेट ऑफ बैंक रेट फ्रॉम RBI। तो जो इस रेट मिलता है उससे कम रेट पे वो आगे उसको दे देता है। अगर इसको और ज़्यादा पे मिलता तो ये और ज़्यादा दे देता। अगर सपोज RBI से पूरा 10 लाख दे देता तो आगे वो 9 लाख रुपए दे देता। तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक कैसे डिसाइड कर रहा है? थ्रू दी RBI डिस्काउंट रेट पर। ठीक है, पेनल रेट या इसे पेनाल्टी भी बोल सकते हैं कि अगर डिफॉल्ट होता है कुछ लिक्विडिटी, सपोज जो बैंक है उसको कुछ अमाउंट अपने पास रखना होता है कि अगर कुछ शॉर्टेज होती है तो वो आगे उसको दे सके। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं रख करता, SLR और CCR जो परसेंटेज डिसाइड है, अगर कमर्शियल बैंक उतना अमाउंट CRR में नहीं देता या SLR के थ्रू लिक्विडिटी फॉर्म में नहीं रखता तो उसको कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ती है। वो पेनल्टी कैसे पे करेंगे? या बैंक रेट तो होगा प्लस 3% ऑन फर्स्ट डे, मतलब एक दिन का जो अगर जो है लेट हुआ है तो वो परसेंटेज, या फिर अगर एक दिन का है तो देखो अभी यहाँ पर 3% है, लेकिन अगर एक दिन के बाद इसी तरीके से सब्सिक्वेंटली होता है तो 5% उसका लग जाता है। बैंक रेट इक्वल टू रेपो रेट, अगर रेपो रेट प्लस परसेंटेज जो भी बैंक रेट का है, इसी तरीके से रेपो रेट प्लस रिजर्व रेपो रेट प्लस 1% इनिशियली बैंक रेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये इस परसेंटेज पे जो है बैंक को पे करना पड़ता है। तो ये था पेनल्टी में लग रहा है, और दूसरे डिस्काउंट में बैंक रेट का जो है यूज़ होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर पॉइंट देखते हैं, लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो में हम पहले पढ़ेंगे SLR और CRR। तो SLR बेसिकली होता क्या है और CRR क्या होता है, हम एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर पहले समझ लेते हैं। तो देखो ये है एक कमर्शियल बैंक, ठीक है, इसमें जो है ये सारी जो कस्टमर है ये डिपॉजिट करते हैं थ्रू दी सेविंग अकाउंट और जो है करंट अकाउंट के थ्रू। ठीक है, FD इन सब के थ्रू यहाँ पर कैश डिपॉजिट करते हैं। सिमिलर कंपनीज भी यहाँ पर डिपॉजिट करती हैं। ठीक है, अब जो इसके पास डिपॉजिट होता है, जो भी डिपॉजिट होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद इसका जो अमाउंट है वो 1000 करोड़ निकला। ठीक है, नेट डिमांड इज करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, ये दोनों यहाँ पर हमारे आते हैं जो कस्टमर यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं। और लॉन्ग टर्म में हमारे FD आते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या करते हैं, इसमें डिपॉजिट करते हैं। और फिर उसके बाद हम NDTL यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी कैलकुलेट करता है बैंक। उसके बाद जो CRR की रेट चल रही है, जैसे अभी एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर 4% लिखा है, वैसे आपको साइट पे चेक करना होगा कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप देख रहे हो उस टाइम पे परसेंटेज क्या है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ये जो है परसेंटेज चेंज करती है। तो अभी मैंने यहाँ 4% लिखा है, तो एक 1000 का ये 4% जो है NDTL जो भी इसका अमाउंट निकला है 1000, इसका 4% निकालेगा और CRR के रूप में यहाँ पर जो है डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, और बैंक इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। ये RBI इस पर क्या करेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। RBI इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगा। ठीक है, RBI इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगा। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं SLR क्या होता है। अब हमने ये तो देख लिया कि बैंक जो है RBI ने जो क्या करा, 4% पे CRR रख लिया। SLR में क्या होता है, अब तुमने जो है CRR के रूप में तो रख दिया, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहा, लेकिन अब कस्टमर आते हैं तो फिर क्या कहते हैं, बैंक के पास कुछ लिक्विडिटी फॉर्म में भी होना चाहिए। तो इसके लिए RBI कहती है कि आपको SLR के फॉर्म में, जैसे मैंने यहाँ पर 18% लिखा है, ये भी परसेंटेज चेंज होती रहती है, तो इतने फॉर्म में आपको SLR अपने पास रखना होगा लिक्विडिटी फॉर्म में। ठीक है, या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में कोई बॉन्ड परचेज कर लिया गवर्नमेंट का। ठीक है, तो इस फॉर्म में आपको 18% जो है वो रखना पड़ेगा। ये जो है बैंक को फॉलो करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर लिखा है स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो, मिनिमम परसेंटेज एज ऑफ लिक्विडिटी एसेट, बैंक गोल्ड और अदर सिक्योरिटीज़, जिस पर जो है बैंक को इंटरेस्ट मिलता है। तो SLR में जो है बैंक जो है वो खुश रहते हैं और CRR में
बैंक जो है खुश नहीं रहते। अब ये इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है, देखो अगर जो CRR है वो बहुत ज़्यादा है तो बैंक के पास पैसा कम है। अब जिस 4% है तो बैंक के पास पैसा जो है वो कम है, क्योंकि उसने इतना सारा अमाउंट तो है CRR के थ्रू RBI में डिपॉजिट कर दिया। लेकिन अगर ये परसेंटेज कम होती तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा आएगा और वो बैंक में जो है कस्टमर को ज़्यादा पैसा दे पाएगा लोन के रूप में। ठीक है, तो ये CRR डिपेंड करता है कि मार्केट में कितना इनफ्लो होगा, कितना आउटफ्लो होगा। तो अगर जैसे RBI कहता है कि RBI चाहता है कि जो मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है, मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है और वो पैसे को कम करना चाहता है, तो यहाँ पर सिक्योर ये जो है CRR की परसेंटेज इंक्रीज कर देगा। ठीक है, जिससे लोग जो है पैसा कम लोन पे ले पाएंगे। सिमिलर इंक्रीज कर देगा तो वो कम ले पाएंगे, और अगर डिक्रीज कर देगा तो लोग लोन ज़्यादा ले पाएंगे। ठीक है, CRR रिजर्व मिनिमम परसेंटेज ऑफ कैश बैंक टू केप्ट RBI। तो ये जो है RBI अपने पास रखता है जिस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। ये एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। NDTL नेट डिमांड में सेविंग और जो करंट अकाउंट आते हैं, एंड टाइम लाइबिलिटी जो है वो FD आती है, जिसमें मैंने यहाँ पर 1000 करोड़ का जो है अमाउंट लिखा है, जिसमें जो CRR और SLR क्या करती है, कुछ रेस्ट्रिक्शन देती है कि बैंक जो है वो पूरा अमाउंट जो है वो लोन के रूप में नहीं दे सकता। नहीं तो क्या होगा, अगर बैंक सपोज 1000 जो करोड़ रुपए हैं जो उसके पास, वो पूरा लोन के तौर पे दे दे तो बैंक के पास खुद तो कुछ बचेगा नहीं, और वो क्या होगा, बहुत ही जल्द बंद हो जाए, क्योंकि उसके पास जो है बैंकक्रप्ट हो जाएगा, उसके पास पैसा ही नहीं होगा आगे, अगर कुछ डेप्ट हो गए, बैड डेप्ट हो गए तो। इसीलिए ये जो है कुछ सिक्योरिटी के तौर पे SLR रखा जाता है और CRR बैंक RBI के पास रखा जाता है। नोट, CRR एंड SLR मेंटेन डेली एज परसेंटेज ऑफ NDTL। ये जो है ये मेंटेन RBI बैंक को करना बहुत ज़रूरी है। ऑन द लास्ट फ्राइडे टू नाइट, जो भी लास्ट जो उनकी फ्राइडे टू नाइट होती है उसको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, और अगर वो ऐसा नहीं करती तो उस पर चार्जेस लगते हैं, बैंक रेट प्लस 3%, जो ही मैंने आपको बताया था बैंक रेट का। तो बैंक रेट जो भी बैंक का रेट होगा प्लस 3%, जो कि है जो इनकी पेनल्टी चार्जेस होते हैं, क्योंकि शॉर्टफॉल होगा अगर CRR में हुआ या SLR में हुआ तो उनको 3% प्लस बैंक रेट उनको चार्जेस पे करने होंगे 1 डे के अकॉर्डिंग। अगर वो और ज़्यादा सब्सिक्वेंटली उनका रहता है कि एक दिन में नहीं 2-3 दिन, तो इस अकॉर्डिंग उनका प्लस 5% डिफॉल्ट सब्सिक्वेंटली डे के अकॉर्डिंग पेनाल्टी चार्ज की जाती है और बैंक को वो पे करनी पड़ती है। सो टॉपिक इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO। अब OMO होता क्या है, अब देखो RBI जो है वो इनफ्लो और आउटफ्लो के थ्रू क्या करती है, मार्केट में इनफ्लो के थ्रू क्या करती है, पैसा डालती है, और आउटफ्लो के थ्रू जो है मार्केट से पैसा ले लेती है। वो कैसे लेती है, थ्रू दी स्टॉक या जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के थ्रू क्या करती है, पैसे को ले लेती है। ये इन्फ्लेशन और रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली होता है। ठीक है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट। इट इज़ ऑपरेटेड बाय RBI, ये RBI ऑपरेट करती है। स्टॉक एक्सचेंज होता है और ये ऑनलाइन होती है। गवर्नमेंट जितनी भी सिक्योरिटीज़ होती हैं उसे वो सेल और परचेज दोनों करता है। ठीक है, और ये डिस्काउंट रेट पे भी देता है। अब डिस्काउंट रेट पे कैसे, सपोज जो है वो 1000 रुपये का जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी। ठीक है, और उसने बोला RBI ने कि ये 10 साल बाद वो बाय बैक कर लेगा, लेकिन 10 साल बाद जो ये 1000 है इसको वो क्या करेगा, 10,000 को 10 साल बाद मिलेगा ना उसको, तो ये 800 रुपये या 700 रुपये। तो इस तरीके से वो क्या करता है, डिस्काउंट रेट पे वो परचेज करता है, डिस्काउंट रेट पे सेल करता है। तो डिस्काउंट का मतलब ये कि अगर जो 1000 रुपये की चीज़ है उसको 800 पे ले लेना या 700 पे ले लेना, तो ये भी जो है OMO में होता है। RBI परफॉर्म बोथ बाइंग एंड सेलिंग। तो ये क्या करता है, RBI परफॉर्म करता है बाइंग भी एंड सेलिंग भी। तो ये कैसे करता है, देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ समझते हैं। अब ये RBI है, इसने क्या किया, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को OM मार्केट में बेचा। अब वो क्यों बेच रहा है, क्योंकि उसे यहाँ पर आउटफ्लो करना है। आउटफ्लो का मतलब है जो मार्केट से है वो पैसा लेना है। अब 1000 करोड़ सपोज मार्केट में था उस समय, ठीक है, और उसने 100 करोड़ का क्या करा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करा और उसके थ्रू जो है वो पैसा मार्केट से ले लिया। तो 100 करोड़ अब इसके पास आ गए, 1000 करोड़ में से 100 करोड़ गए, दो जो है 900 करोड़ अब मार्केट में अवेलेबल है। तो इसने क्या किया, वहाँ से पैसे को ले लिया, यानी कि मार्केट में जो है वो पैसा बहुत ज़्यादा था। तो जब मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा होता है तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसमें वो क्या करता है,
पैसे मार्केट से ले लेते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर लिखा है बाइंग एंड सेलिंग, तो सेलिंग तो समझ आ गई कि सेल कर दिया। अब वो क्या करता है, आरबीआई बाय भी करता है। तो देखो बाय कैसे करता है। अब आरबीआई ने क्या किया, जो मार्केट में है जितने भी सिक्योरिटीज थी उन्हें उसने परचेज कर लिया। अब परचेज किया है तो मार्केट में क्या करेगा, वो पैसे देगा। तो सपोज मार्केट में जो है वो 800 करोड़ थे, ठीक है, और उसने 200 करोड़ का क्या करा, परचेज कर ली, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जब मार्केट में पैसा कम है तो उसे हम रिसेशन का दौर कहते हैं, जहाँ पर जो पैसे हैं वो हमारे पास कम होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मोर नहीं, कम होते हैं। मार्केट में जो है पैसा कम होता है और मार्केट में आरबीआई क्या करती है, जो है इनफ्लो करती है। इनफ्लो के थ्रू मार्केट में पैसा इंट्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो ये रिसेशन को कम करती है। तो ये था हमारा पूरा ओएमओ। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट इज अ रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम आरबीआई। अब सपोज एक कमर्शियल बैंक है, वो जो है वो अपनी लिक्विडिटी जो एसएलआर मैंने अभी आपको बताया था, एसएलआर जो है एसएलआर को एडजस्ट करने के लिए उसको जो है बैंक से, आरबीआई बैंक से उसे कुछ पैसे उधार लेने पड़ते हैं। अब जब वो बैंक आरबीआई से पैसे लेगा तो आरबीआई उसको कुछ इंटरेस्ट पे वो पैसे देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट। अब ये क्या होता है, बेसिकली लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी देता है कि लिक्विडिटी बैंक जो है वो अपनी एडजस्ट कर सके। बैंक बोरो मनी फ्रॉम इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर बैंक को कुछ इमरजेंसी आ गई तो वो आरबीआई से बोरो कर सकता है। फुलफिल सीआरआर एसएलआर, मैंने अभी आपको बताया सीआरआर जो है वो आरबीआई के पास से रिजर्व करनी पड़ती है और लिक्विडिटी फॉर्म में कुछ परसेंटेज उसको रखना पड़ता है। तो अगर वो दोनों ही चीज़ नहीं हो रही तो उस फॉर्म में भी वो आरबीआई से पैसे ले सकता है। तो रेपो रेट क्या होता है, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक टू आरबीआई। तो जो वो इंटरेस्ट पेड करती है कमर्शियल बैंक आरबीआई को, दैट्स कॉल्ड रेपो रेट। एग्जाम्पल, व्हेन बैंक नीड मनी टू लिक्विडिटी एडजस्टमेंट देन बैंक गिव इंटरेस्ट टू आरबीआई। तो बैंक क्या करती है, उसको इंटरेस्ट को पे करती है आरबीआई को, तो हम उसे क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं रेपो रेट को हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं यहाँ पर। तो देखो ये क्या है, एक कमर्शियल बैंक है। अब कमर्शियल बैंक को सपोज 5 करोड़ रुपए की जो है वो नीड थी, तो उसने आरबीआई से बोला कि जो है इसको कमर्शियल जो है कमर्शियल बैंक को 5 करोड़ की नीड थी, तो उसने आरबीआई से बोला कि मुझे आप जो है 5 करोड़ दे दो। उसके लिए उसने क्या करी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो थी वो उसने सेल आउट कर दी या दे दी, इसने यहाँ पर आरबीआई को दे दी। ठीक है, कोलैटरल देखो यहाँ पर लिखा है बैंक प्रोवाइड कोलैटरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो जो है बैंक जो है वो प्रोवाइड करता है, बैंक क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, कुछ सिक्योरिटी देगा ना। ऑब्वियस है कि जब कोई पर्सन लोन लेता है तो वो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी मांगता है, तो आरबीआई भी कुछ सिक्योरिटी मांगती है। तो कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कुछ बॉन्ड्स कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखने पड़ते हैं एज ए सिक्योरिटी पर्पस, उसके बाद ही वो जो है अमाउंट बैंक को देता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करता है, जो है अब इसने जैसे अमाउंट ले लिया, ठीक है, बैंक ने ले लिया, अब उसके बाद उसे वो क्या करने पड़ेगा, रीपे भी करना पड़ेगा। अब वो जितने दिन डिले करता है पेमेंट में उस पर उसको इंटरेस्ट चार्ज होता है और वो इंटरेस्ट उसे पे करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर हमने लिखा है इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक टू आरबीआई। आरबीआई को जो है इंटरेस्ट पे करता है। बैंक प्रोवाइड कलेक्ट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तभी उसके बाद उसको लोन मिलता है। रीपर्चेज ऑप्शंस, अब यहाँ पर जो है आरबीआई जो है रीपर्चेज ऑप्शन भी देती है। एग्रीमेंट बिटवीन बैंक एंड आरबीआई, बैंक प्रोमिसेस टू रीपर्चेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आफ्टर रेपो रेट। तो वो क्या करते हैं, बैंक जो है वो प्रॉमिस करता है कि वो जो अपने बॉन्ड्स हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, उसे वो रीपर्चेज कर लेगा। रेपो रेट जो पीरियड है वो ओवरनाइट होता है, मतलब एक दिन का जो भी चार्जेस है वो उसको पे करने पड़ते हैं। अगर वो नहीं करता तो जो है उस पर सिमिलर कंटिन्यू चार्जेस उस पर लगते रहते हैं। और जैसे जनरली अभी जो है टर्म है वो 7 डे की है, वैसे ही चेंज होती रहती है। तो जो उस समय जो होगी उस अकॉर्डिंग उस परसेंटेज को देखा जाएगा। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज है ये आरबीआई को उसको पे करनी पड़ती है, कमर्शियल बैंक को। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं रिजर्व रेपो रेट गिवन बाय आरबीआई ऑन डिपॉजिट मेड बाय कमर्शियल बैंक। अब जैसे कमर्शियल बैंक को नीड थी तो उसने आरबीआई से ले लिया। अब अगर आरबीआई जो है वो बैंक को पैसा देना चाहती है या उसको पैसा कमर्शियल बैंक से लेना है,
तो जैसे कमर्शियल बैंक ने इंटरेस्ट पे किया आरबीआई को, सिमिलर आरबीआई भी कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट पे करती है। जैसे अभी इसने आरबीआई को करा था रेपो रेट में, अब रिजर्व रेपो रेट में क्या करते हैं, आरबीआई भी पे करता है कमर्शियल बैंक को। तो इंटरेस्ट पेड बाय आरबीआई टू बैंक इन केस ऑफ आरबीआई बोरो फ्रॉम अ बैंक, अगर आरबीआई बोरो करती है तो वो भी उसको पे करती है। एग्जाम्पल, व्हेन आरबीआई टेक मनी टू बैंक देन आरबीआई गिव इंटरेस्ट टू बैंक, तो आरबीआई भी यहाँ पर क्या करती है, इंटरेस्ट पे करती है। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, तो पहले कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। बैंक डिपॉजिट सरप्लस कैश टू आरबीआई, अब जैसे जो बैंक है उनके पास कुछ सरप्लस था, तो उन्होंने क्या करा, आरबीआई के पास डिपॉजिट कर दिया, इनके पास सरप्लस था, इन्होंने आरबीआई को दे दिया, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो थी आरबीआई से ले ली, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई से ले ली, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ली हैं तो आरबीआई कहता है कि मैं आपसे बाद में रीपरचेज कर लूंगा, लेकिन जो भी इंटरेस्ट होगा वो आरबीआई कमर्शियल बैंक को पे करेगा। आरबीआई प्रोवाइड कोलेक्ट्रल गवर्नमेंट, अब ऑब्वियस है कि अगर कमर्शियल बैंक ने जब लोन लिया था या उधार लिया था आरबीआई से, तो उन्होंने भी कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी, तो सिमिलर बैंक आरबीआई भी वो चीज़ें प्रोवाइड करता है। रिजर्व रीपरचेज ऑप्शन एग्रीमेंट बिटवीन बैंक एंड आरबीआई, बैंक प्रॉमिस टू रीसेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आफ्टर ऑफर रिजर्व रेपो रेट, ठीक है। तो ये भी इसे क्या करता है, ऑफर करता है या रीसेल के लिए प्रॉमिस करता है। तो इसमें भी सेम वही चार्जेस हैं कि ओवरनाइट आपको पे करना है, अगर नहीं करते तो कॉन्टिन्यूसली उसी अकॉर्डिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता है, आरबीआई कमर्शियल बैंक को करता है, ठीक है, रिजर्व रेपो रेट में, और रेपो रेट में बैंक आरबीआई को करता है, ठीक है। दोनों में ये मेजर डिफरेंस था। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, तो वो तो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल चल रहे थे पॉइंट्स हमारे। अब ये नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मार्केट। अब मैंने ही आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये क्या करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पर समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर जो है 10,000 करोड़ रुपए है, तो एक जो है हमने सपोज जो है एक कंपनी एक सेक्टर में हमने इन्वेस्ट कर दिया 8,000 करोड़, दूसरे में हमने 12,000 करोड़। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं अमाउंट आरबीआई, और इसको कम भी कर सकता है। 10,000 करोड़ था, ठीक है, उसने 8,000 कर दिया एक सेक्टर में कि आप 8,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाता है आरबीआई, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि आप इससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं करते। तो यहाँ डायरेक्शन लगाते हैं, परसेंटेज नहीं दी, जैसे उसमें रेपो रेट वगैरह थी क्वांटिटेटिव में, इसमें क्या करता है वो कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि आप यहाँ इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, और यहाँ पर आप इंक्रीज कर सकते हो इस सेक्टर में। तो देखो एग्जाम्पल यहाँ पर भी 10,000 करोड़ है, तो यह 3 सेक्टर हैं, तीनों में 4,000 और यहाँ 2,000 थे। तो इसने बोला कि 1,000 यहाँ से कम करो, यहाँ 3 ही कर सकते हो और यहाँ पर भी 3 करना है। तो इस तरीके से वो क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। तो कुछ रेस्ट्रिक्शन जो लगाते हैं आरबीआई, वो जिससे कि जिस सेक्टर में ज़्यादा नीड है या जिस सेक्टर में ज़्यादा जो है मनी की ज़रूरत है, उस सेक्टर में ज़्यादा मनी लग सके, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। आरबीआई फिक्स अ क्रेडिट अमाउंट टू बी ग्रांटेड फॉर कमर्शियल बैंक। तो जो बैंक को है, कमर्शियल बैंक को कुछ रेस्ट्रिक्ट करती है कि आप जो है लोन का अमाउंट इस वाले सेक्टर को ज़्यादा दोगे या दूसरे सेक्टर को कम दोगे, ठीक है। और कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करती है जिससे कमर्शियल बैंक जो है उनको इजीली लोन प्रोवाइड कर सकें रादर देन दूसरे सेक्टर को। क्रेडिट इज गिवन बाय द लिमिटेड द अमाउंट अवेलेबल फॉर ईच कमर्शियल बैंक। अब जैसे वो देखे कि इस वाले सेक्टर कोई सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा मनी की ज़रूरत नहीं है, या एजुकेशन वाले सेक्टर में बहुत ज़रूरत है, तो उस सेक्टर में ज़्यादा जो है मनी के लिए, लोन के लिए कमर्शियल बैंक ज़्यादा मोटिवेट हो, तो उसके लिए उन्हें बोलती है। और कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगाती है कि आपको इसी में ज़्यादा इन लोगों को लोन देना है और दूसरे वाले सेक्टर को नहीं देना। तो वो क्या करती है, उन सेक्टर में ज़्यादा काम करती है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। इन द इंस्ट्रूमेंट कंज्यूमर क्रेडिट सप्लाई इज रेगुलेटेड थ्रू द इंस्टॉलमेंट ऑफ सेल एंड हायर परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो ये क्या करती है, कंज्यूमर जो परचेज एंड सेल है, इस पर भी कुछ क्या करती है, रेस्ट्रिक्शन लगाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, जैसे सपोज
कि कोई पर्सन जो है प्रॉपर्टी के बिहाफ पे लोन लेने गया कि तो वो प्रॉपर्टी थी 1 करोड़ की, तो बैंक पूरा 1 करोड़ नहीं देता, वो क्या करेगा 97 लाख या 90 लाख कुछ अमाउंट वो मार्जिन के तौर पे अपने पास रख लेता है। तो मार्जिन इज द डिफरेंट बिटवीन लोन वैल्यू द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, तो वो अपने पास मार्जिन के तौर पे उस अमाउंट को रख लेता है। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। अब मॉरल सक्सेशन, मॉरल का बेसिकली मीनिंग जो होता है वो मॉरल वैल्यू से होता है। तो यहाँ पर जो मॉरल सक्सेशन का मतलब है, मॉरल सक्सेशन रेफर टू द सजेशन टू कमर्शियल बैंक फ्रॉम द आरबीआई दैट हेल्प टू रेस्ट्रेनिंग क्रेडिट टू इन्फ्लेशन पीरियड। अब इन्फ्लेशन का पीरियड में जैसे कि एक सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैसे हैं और दूसरे सेक्टर में पैसे नहीं हैं, तो जिस सेक्टर में पैसे की कमी है उस सेक्टर में उसकी सप्लाई हो सके, इसके लिए वो बैंक को कुछ रेस्ट्रिक्ट कर देती है कि आप अब जो है जो लोन दोगे वो इसी सेक्टर को ज़्यादा दोगे, दूसरे सेक्टर को आप नहीं दोगे या कम दोगे। ठीक है। और हमारा है फाइनल थॉट, मनी पॉलिसीज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड एम टू एक्सेलरेट ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग एंड क्रेडिट सप्लाई इन इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक में जो भी है मनी सप्लाई, तो क्रेडिट कंट्रोल इजीली कर सके तो आरबीआई इसलिए ये कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाती है। Fiscal policy, a policy which is concerned with management of government, taxation system, public expenditure and public debt with a view of achieving defined objective। तो इसमें बेसिकली जो है गवर्नमेंट क्या करती है, जो मनी की जो है सप्लाई अगर ज़्यादा है या इनफ्लो या आउटफ्लो, तो गवर्नमेंट क्या करती है फिजिकल पॉलिसी में टैक्स का जो है टैक्स इंक्रीज कर देती है, डिक्रीज कर देती है। तो इसके थ्रू क्या करती है वो मनी की सप्लाई को कम और ज़्यादा कर सकती है या इनफ्लो आउटफ्लो कर सकती है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोबिलाइजेशन रिसोर्स फॉर रैपिड इकोनॉमिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अगर जो है बहुत ज़्यादा मनी की जो है इनकम लेवल के जो है कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा इनकम है, कुछ लोगों के पास कम है, तो इस स्टेबिलिटी को भी कंट्रोल करने के लिए फिजिकल पॉलिसी अपनाई जाती है। तो कुछ ऑब्जेक्टिव हैं इसके, प्रमोशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड, तो इसमें जो है प्रमोट किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा सके, इंपोर्ट किया जा सके, तो कुछ ऐसी टेक्निक्स के थ्रू जो है प्रोडक्ट बनाया जा सके। ठीक है। प्राइस स्टेबिलिटी हो सके, अगर प्राइस जो है ज़्यादा कम ज़्यादा हो रहा है तो इसके लिए इस पर फिजिकल पॉलिसी में ध्यान दिया जाता है और जो टैक्सेशन है उसको इंक्रीज़ किया जाता है। रिड्यूस डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो है इसका मेन मोटो यही है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो है डेफिसिट है, जो कि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम है, तो एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ किया जा सके, इसके लिए वो कई प्रकार की छूट भी देती है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, तो ये जो है इनकम का से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, इस पर भी ये ध्यान देती है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।